Hi everyone, welcome to Excel study. Today we are going to cover the fourth part of the chapter Methods of Inquiry in Psychology. Class 11th का second chapter है ये psychology का and we are very near to completing the chapter. ये part है, इसके बाद एक part और लगेगा where we will cover the analysis of data topic and then उसके बाद ये chapter complete हो जाएगा. सबसे पहले आता है सर्वे रिसर्च मेथड. हमने दो मेथड्स ऑलरेडी कवर कर रखे हैं विच इज़ ऑब्जर्वेशनल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, और एक को रिलेशनल रिसर्च भी हमने कवर कर लिया है. सर्वे रिसर्च मेथड क्या होता है? सर्वे इज़ अ वेरी सिंपल टर्म, आप समझते हैं. जनरली बहुत सारे सर्वेज आपने होते हुए देखे होंगे, जैसे न्यूज़ चैनल्स होते हैं. तो न्यूज़ चैनल्स में भी क्या होता है कि सर्वेज किए जाते हैं, यानी पब्लिक के बीच में जाके क्वेश्चन किया जाता है या लोगों को बुलाकर उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अबाउट अ सर्टेन टॉपिक, अबाउट अ सर्टेन इशू, और फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और फिर एक कंक्लूजन निकाला जाता है कि क्या ये मतलब क्या कंक्लूजन आया इस सर्वे का. फॉर एग्जांपल व्हेन इलेक्शंस आर अबाउट टू हैपन, तो लोग क्या करते हैं, सर्वे करते हैं. न्यूज़ जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स सर्वे करते हैं और लोगों से पूछते हैं कि वो कौन से पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और उसके बाद इस कंक्लूजन पर आते हैं कि विच पार्टी हैज़ मोर चांसेस ऑफ विनिंग द इलेक्शन. तो सर्वे में सिंपली क्या होता है, हम लोगों के ओपिनियंस, लोगों के एटीट्यूड्स की, लोग क्या सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, लोगों की क्या सोच है, उसके बारे में हम पता लगाते हैं. ठीक है. टेक्निक्स में इसको कई तरीके से किया जा सकता है. सबसे पहले आते हैं पर्सनल इंटरव्यूज़ पर. इसमें आप किसी से 1 to 1 फेस टू फेस बात करके, क्वेश्चंस करके और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. ठीक है. और ये मेथड दो तरीके से हो सकता है. एक होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. तो इंटरव्यूज़ में क्या होता है, जनरली कोई होता है पर्टिकुलर एक इंटरव्यूअर जो सामने वाले पर्सन से क्वेश्चंस करता है और उसके बाद जो जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, जो रिस्पोंडेंट है, वो आंसर देता है जिसके बेसिस पर उसको हम जज करते हैं, उसके आंसर्स को जज करते हैं. और ये बहुत जगह आपने देखा होगा, न्यूज़ चैनल्स में भी एवरी डे वी हैव डिबेट सेशंस एंड इंटरव्यू सेशंस होते रहते हैं, जिसमें क्या करते हैं, रिपोर्टर्स किसी एक पर्सनालिटी को बुलाते हैं और उससे क्वेश्चंस करते हैं, और उनसे उन्हें क्या क्वेश्चंस करने हैं इसकी लिस्ट उन्होंने पहले से तैयार करके रखी होती है कि हमें क्या क्वेश्चन करना है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से. तो जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पहले से प्रिपेयर की जाती है बिफोर द इंटरव्यू, उसे हम कहते हैं इंटरव्यू शेड्यूल. जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर की जाती है उसे कहते हैं इंटरव्यू शेड्यूल. और ये एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में होता है जहाँ पर आपके पास प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं और उसके कुछ फिक्स्ड रिस्पॉन्सेज होते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन का ऐसा आंसर आना चाहिए. ठीक है. तो मतलब कि आपने जो लिस्ट प्रिपेयर की है आप वही क्वेश्चंस पूछेंगे और उन क्वेश्चंस के कुछ पर्टिकुलर आंसर सही या गलत प्री डिफाइंड हो सकते हैं. ठीक है. और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ में क्या होता है, जनरली जैसे हम देखते हैं जो जॉब्स देने के लिए इंटरव्यूज़ होते हैं या यूपीएससी इंटरव्यूज़ में हम देखते हैं कि जो कैंडिडेट होता है उसके हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. पहले उसका पूरा बायोडेटा देखा जाता है और उसके हिसाब से उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी उसकी क्वालिफिकेशंस होती हैं, जैसी उसकी पर्सनालिटी होती है, जो उसने अपनी हॉबीज़ बताई होती हैं, उसके बेसिस पर. यानी प्री डिफाइंड कोई क्वेश्चंस नहीं होते हैं और ना प्री डिफाइंड कोई सही आंसर होता है कि हाँ इस क्वेश्चन का ऐसा ही आंसर मिलना चाहिए. बट ऑल्सो जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उनके तो फिक्स्ड रिस्पॉन्सेज होते हैं. तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ में ये होता है कि पहले से आपका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है दैट दिस क्वेश्चन हैज़ टू बी आस्क्ड और इनका ये आंसर हो सकता है, ये आंसर होना चाहिए. बट अनस्ट्रक्चर्ड में क्या, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है. आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो स्ट्राइक करता है उस वक्त पे, और उसके रिस्पॉन्सेज भी अलग अलग हो सकते हैं. अब ये रिस्पॉन्सेज भी दो तरीके के होते हैं, या तो ओपन एंडेड आंसर्स हो सकते हैं या क्लोज्ड एंडेड आंसर हो सकते हैं. ओपन एंडेड का मतलब कि कोई सही या गलत आंसर नहीं है किसी क्वेश्चन का, जो भी आंसर उस इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव के हिसाब से सही है वो आंसर वो दे सकता है. बट क्लोज्ड एंडेड आंसर्स में एक सही आंसर होता है कि वही सही होगा, अगर वो आंसर नहीं हुआ तो वो रॉन्ग हो जाएगा. ऐसा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस में, हिस्ट्री से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस में ऐसा आंसर्स होते हैं. फिर होता है क्वेश्चनायर सर्वे. क्वेश्चनायर्स में क्या होता है, ये भी एक तरीके का इंटरव्यू ही होता है, बट इसमें हम रिटन मेथड में क्वेश्चंस पूछते हैं और आंसर्स लेते हैं. इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जिनके कुछ आंसर्स आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन या स्टेटमेंट के सामने, और ओपन एंडेड भी हो सकते हैं कि आप अपने मर्ज़ी से जो आंसर लिखना चाहें आप लिख सकते हैं.
तो ये भी एक कॉमन मेथड है। आप पेपर पर लिख कर जो है वो अपने आंसर्स बताते हैं क्वेश्चनायर्स में, और इंटरव्यूज़ में आप वर्बल मेथड में अपने रिस्पॉन्सेज देते हैं। उसके बाद टेलीफोन सर्वे, यानी आप फ़ोन कॉल पर भी किसी का सर्वे कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं ऑन अ कॉल। तो इसमें लेकिन क्या होता है कि क्योंकि आप इंटरव्यूअर के सामने नहीं बैठे हैं, या आप उसके एक्सप्रेशंस, उसके बिहेवियर को नहीं जज कर सकते हैं, तो आप ये भी नहीं पता लगा सकते कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो थोड़ा कम इसकी रिलायबिलिटी होती है। उसके बाद कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती हैं हर मेथड की। तो इसमें क्या है कि वैसे तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी बहुत इफ़ेक्टिव आंसर्स मिल जाते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट किसी से बात करके उसके ओपिनियंस के बारे में जान लेते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, हो सकता है आपकी ऑब्जर्वेशन गलत भी प्रूफ हो जाए, हो सकता है जैसा आप सोच रहे हैं या जैसा दिख रहा है वैसा ना हो, ठीक है। लेकिन इंटरव्यू में क्या होता है, आपने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, उसने डायरेक्ट आंसर दे दिया, उसमें कोई भी डाउट नहीं होता, डायरेक्ट सही या गलत आंसर होता है। लेकिन रिस्पोंडेंट क्या कर सकता है, इसमें अपने आंसर्स को जो है वो ऑल्टर भी कर सकता है, उस वे में डिज़ाइन कर सकता है अपने आंसर को जैसा कि फेवरेबल होना चाहिए उस कंडीशन में। यानी हम जो सुनना चाहते हैं वही वो हमें जवाब देगा, तब तो वो अच्छा ही रहेगा। हो सकता है वो कोई अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स, अपनी नेगेटिव क्वालिटीज़, या कोई ऐसा आंसर जो कि इतना वेलकम ना किया जाता हो सोसाइटी में, वैसा आंसर वो ना दे, ठीक है, जो उसके बिलीव्स, उसके ओपिनियंस, उसकी वैल्यूज़ के बारे में। उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। ये मेथड होता है, इसमें हम बेसिकली कॉग्निटिव प्रोसेसेस के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल के साइकोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसमें आती है उसकी इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, मेमोरी, कि किसी की मेमोरी शॉर्ट टर्म्ड है, लॉन्ग टर्म्ड है, उसको कितना याद रहता है, वो कितना इंटेलिजेंट है। तो इसमें भी बहुत तरीके के हम क्या करते हैं, मेथड्स यूज़ करके साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि दिस इज़ अ टेस्ट टू इवैल्यूएट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। हम ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, उसकी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। और इसमें क्वेश्चंस होते हैं जो कि कुछ उसी के कैरेक्टर, कुछ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और उनका जो है वो आंसर देना होता है। ये एज ग्रुप के हिसाब से डिवाइडेड होते हैं, क्योंकि हर एज में मेंटल एज भी आपकी डिफ़र करती है, उसके बेसिस पर भी आपके आंसर्स डिफ़र करते हैं। कोई छोटा बच्चा होता है वो इतना समझदार नहीं होता है जितना कोई बड़ा ह्यूमन होता है। तो इसलिए एज ग्रुप के बेसिस पर भी ये टेस्ट डिज़ाइन किए जाते हैं। इसमें होती है रिलायबिलिटी देखी जाती है, वैलिडिटी और नॉर्म्स देखे जाते हैं। मतलब क्या कि जो आप टेस्ट कर रहे हैं, अगर आज आपने किसी के ऊपर टेस्ट किया तो वो एक्सट्रोवर्ट निकल कर आई उसकी पर्सनालिटी, आप 4 दिन बाद या 20 दिन बाद भी उस पर टेस्ट करें तो उसका रिजल्ट सेम ही आना चाहिए, बिकॉज सेम ह्यूमन पर हमने सेम क्वेश्चंस, सेम एनवायरनमेंट, सारी चीज़ें कांस्टेंट रख के अगर वो टेस्ट किया है तो उसका स्कोर सेम आना चाहिए। दिस इज़ टर्म्ड एज रिलायबिलिटी, यानी जहाँ पर स्कोर्स कंसिस्टेंट हैं, वो चेंज नहीं हो रहे हैं, टाइम के साथ स्कोर्स बदल नहीं रहे हैं, तो वो टेस्ट जो है वो रिलायबल होता है। अगर कोई, मान लीजिए आपके पास एक शुगर टेस्टिंग मशीन है और आप शुगर नाप रहे हैं किसी का, डायबिटिक पेशेंट का, तो आपने एक बार टेस्ट किया तो मान लीजिए कुछ और रिज़ल्ट आया, और जब आपने सेम टाइम पर दूसरी बार टेस्ट किया तो कुछ और रिज़ल्ट आया। तो सेम टाइम पर जब हमने सेम ह्यूमन पर 2 बार टेस्ट किया और अगर उस टेस्ट ने अलग अलग रिजल्ट दिया, इसका मतलब वो रिलायबल नहीं है, इसका मतलब उसका जो रिज़ल्ट है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो गलत है। क्योंकि हम इसे देखिए, शुगर टेस्टिंग में हम टाइम का गैप नहीं ले सकते, बिकॉज टाइम के गैप के साथ तो ऑब्वियस सी बात है मेजर चेंज होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर सेम टाइम लिया है। मेरे समझाने का मतलब ये था कि टेस्ट जो है वो गलत यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। वैलिडिटी का मतलब होता है कि क्या जिस चीज़ के लिए हमने वो टूल डिज़ाइन किया है वो टूल वही चीज़ मेजर कर रहा है। वैलिडिटी इंश्योर कि कोई भी टेस्ट जो है वो वही मेजर करे जो मेजर करने के लिए उसे बनाया गया है। यानी अगर किसी की पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए कोई बनाया गया है, कोई टूल, कोई टेस्ट, तो वो उसकी पर्सनालिटी के बारे में ही बताए, ना कि उसकी मेमोरी या इंटेलिजेंस के बारे में। तो क्या कोई टेस्ट वही चीज़ बता रहा है, वही चीज़ मेजर कर रहा है जिसके लिए वो बनाया गया है, उसे वैलिडिटी कहते हैं। Standardization involves developing norms for tests to compare an individual's performance with a group।
और नॉर्म्स हम क्या करते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं जिसके बेसिस पर हम बाकी सोसाइटी में जो लोग हैं और अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं और कोई ग्रुप है उनसे हम कंपेयर करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर ह्यूमन का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बाकी लोगों के कंपैरिजन में कैसी हैं। इसमें एथिकल इश्यूज भी आते हैं, एथिक्स आती है। उसके बाद ये टेस्ट, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट किस टाइप के हो सकते हैं वो भी डिपेंड करता है ऑन द लैंग्वेज, ऑन द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफ़िकल्टी लेवल। यानी पहला लैंग्वेज के बेसिस पर हम इसे 3 में डिवाइड कर सकते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। यानी इसमें लिटरेट्स जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए वर्बल होता है जिसमें आपको लैंग्वेज लिख कर या बोल कर बतानी होती है। जो लोग इलिटरेट होते हैं, जिनको नहीं समझ में आती लैंग्वेज वगैरह, उनके लिए नॉन वर्बल होता है कि आपको सिंबल्स वगैरह यूज़ करके, ठीक है, या और भी कई मेथड्स हैं, उनके बेसिस पर हम परफॉर्मेंस टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट करते हैं। फिर इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप भी हो सकता है। इंडिविजुअल यानी फेस टू फेस एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम कोई टेस्ट कर रहे हैं, किसी से क्वेश्चंस कर रहे हैं या सामने बैठाकर किसी को क्वेश्चंस के मतलब शीट दे रहे हैं और हम उसे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन में, तो वो हो गया इंडिविजुअल। और ग्रुप टेस्ट भी हो सकता है, यानी ग्रुप का एक साथ हम बहुत सारे लोगों का भी टेस्ट ले सकते हैं। यानी हमने पर्टिकुलर 3-4 बच्चों को या किसी एक क्लास के बच्चों को बैठाया और हमें उनकी इंटेलिजेंस कंपेयर करनी है, तो हमने सबका टेस्ट एक साथ लिया, सबको सेम क्वेश्चंस दिए और हमने उनकी इंटेलिजेंस को कंपेयर किया। टेस्ट कैन बी डिफ़िकल्टी लेवल पर स्पीड टेस्ट होता है और पावर टेस्ट होता है। स्पीड टेस्ट यानी जिसमें आपको अपनी स्पीड दिखानी होती है। हो सकता है कॉन्सेप्ट्स बहुत ईजी हो, बहुत ईजी क्वेश्चंस हो, प्लस माइनस सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हो, बट अगर हम उसमें एक टाइम लिमिट लगा देते हैं तो आपको डिफ़िकल्टी होती है उस क्वेश्चन को उस टाइम लिमिट के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। बट अगर हमें सिर्फ आपकी स्पीड नहीं, हमें सिर्फ आपकी इंटेलिजेंस, आपकी रीजनिंग चेक करनी है, तो हम आपको फुल टाइम देंगे और हम ये देखेंगे कि क्या आप वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर भी सकते हैं। तो दोनों में डिफ़िकल्टी लेवल में डिफरेंस होता है, बट टाइम लिमिट और एक में टाइम लिमिट होती है, एक में नहीं होती है। इसके बेसिस पर हम रिजल्ट्स को जज करते हैं। तो जो टेस्ट्स होने चाहिए वो प्रॉपरली जो है वो चूज़ किए जाने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन ऑफ द इंडिविजुअल जिसके ऊपर हमें वो टेस्ट करना है। उसकी मेंटल कंडीशन प्रॉपर होनी चाहिए, सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बैकग्राउंड, उसके इंटरेस्ट देखकर फिर उसके बाद हम कोई भी टेस्ट डिज़ाइन करते हैं। केस स्टडी होती है, इसमें हमें इन डेप्थ एग्जामिनेशन होता है किसी एक यूनिक केस का। किसी भी एक पर्टिकुलर केस के बारे में हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। वो केस कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, बट एक सिंगल यूनिक केस होता है, ठीक है। यानी कोई एक पर्टिकुलर, मान लीजिए आप काउंसलर हैं और आपके पास कोई इंडिविजुअल आता है जो कोई अपनी इशू लेकर आता है, तो वो आपका केस है। अगर कोई एडवोकेट है, उसके पास कोई अपना प्रॉब्लम लेकर आता है, तो वो उनका केस होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप उस केस की स्टडी करते हैं, उस ह्यूमन के बारे में सब कुछ जानने की पहले आप सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि भाई क्या मतलब आपको क्या इशू है। जैसे डॉक्टर हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या इश्यूज़ होते हैं, क्या हिस्ट्री रही है, क्या मेडिकल हिस्ट्री रही है, ठीक है। फिर उसके बाद सारा स्टडी करने के बाद फिर उसके बाद वो रिज़ल्ट निकाल कर और उसके बाद उनकी मेडिकेशंस या ट्रीटमेंट की जाती हैं। तो रिसर्चर्स क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स पे, ग्रुप्स पे या इंस्टीट्यूशंस रिच इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं ऐसे किसी एक पर्टिकुलर यूनिक केस पर फोकस करके, ठीक है। केस स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए बहुत अच्छी होती हैं एंड प्रोवाइड वैल्यूएबल रिसर्च टूल्स एंड फील्ड फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी। जैसे मैंने बताया कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या होता है, जो साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स या साइकेट्रिस्ट होते हैं वो एक पर्टिकुलर पेशेंट का स्टडी पूरा करते हैं, उसके ह्यूमन बिहेवियर, उसके जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल कंडीशन है, उसके बारे में, एंड देन दे डराइव अ कंक्लूजन। ये इंफॉर्मेटिव तो होती है, बट इसमें एक क्या प्रॉब्लम होती है, कॉशन इज एडवाइज्ड इन जनरलाइजिंग फाइंडिंग्स फ्रॉम इंडिविजुअल केस स्टडीज ड्यू टू वैलिडिटी चैलेंजेस। वैलिडिटी में प्रॉब्लम हो सकती है, वैलिडिटी इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से करना चाहिए कि क्या हम वही चीज़ पूछ रहे हैं, हम वही कंक्लूजन निकाल रहे हैं जो उसके उस पर्टिकुलर इशू या कंडीशन से रिलेटेड है या नहीं। हम बहुत सारे मल्टीपल जो है वो मेथड से केस स्टडी करते हैं एंड देन वी गेट अ इन डेप्थ स्टडी ऑफ द रिज़ल्ट हम करते हैं और उसके बाद फिर हम कोई कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये केस स्टडी के बारे में हो गया। तो ये केस स्टडी के बारे में हो गया।
और इसके बाद हमारा सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है विच इज़ एनालिसिस ऑफ डेटा, यानी डेटा को हम एनालाइज कैसे करते हैं। अभी तक हम मेथड्स पढ़ रहे थे कि हम डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं। अब लास्ट प्रोसेस होती है एनालाइजिंग द डेटा और रिजल्ट निकालना, और उसके बाद हम देखेंगे एक टॉपिक और छोटा सा है विच इज़ एथिकल इशूज़, एंड दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जहाँ पर हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। सो आई होप आप लोग को समझ में आया हो ये चैप्टर अच्छे से। बहुत ईजी, बहुत सिंपल, बेसिक चैप्टर है, कुछ इसमें इतना खास है नहीं, क्योंकि आप लोग स्कूल में भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह परफॉर्म करते हुए आए हैं, तो यू नो हाउ ऑल दीज थिंग्स हैपन। बाकी इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ इट इज़ हेल्पफुल टू यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट कि आपको ये कैसा लगा। प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिए सो दैट हम लोग को इंकरेजमेंट मिले और अच्छा काम करने की। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।